परिचय हमें प्रतिदिन बहुत सी वस्तुओं का प्रयोग करना होता है। यदि हम बैठक में हैं तो हमें कालीन, सोफा, फ्लावर पॉट तथा सजावट आदि के लिए शो पीस यदि दिखाई देते हैं। यदि हम शयन कक्ष में जाते हैं तो हमें टीवी, रजाई, पलंग, तकिए, गद्दे तथा चादर आदि दिखाई देते हैं। इसी प्रकार जब हम रसोई घर में प्रवेश करते हैं तो हमें अनेक प्रकार के बर्तन, फ्रिज तथा गैस सिलेंडर आदि दिखाई देते हैं। यदि हम सड़क पर हैं तो हमें स्कूटर, बस, कार, रिक्शा तथा मोटरसाइकिल आदि दिखाई देते हैं। यदि हम अपने स्कूल की कक्षा में हैं तो हमें डेस्क, कुर्सी, पुस्तक तथा कॉपी आदि दिखाई देते हैं। इन सभी को हम वस्तुएं कहते हैं। इन सबके अतिरिक्त अनाज, फल तथा सब्जी आदि भी वस्तुओं में सम्मिलित हैं। पदार्थ हम जानते हैं कि यह वस्तुएं किनसे बनी होती हैं। यह सब वस्तुएं लकड़ी, कांच, प्लास्टिक, लोहा तथा पीतल आदि से बनी होती हैं, जिन्हें हम पदार्थ कहते हैं। इसके अतिरिक्त खाद्य पदार्थ भी होते हैं। वस्तुओं को यदि हम समूहबद्ध करना चाहें तो हम उन्हें निम्न प्रकार समूहबद्ध कर सकते हैं। पहला, मिट्टी से बनी वस्तुएं। दूसरा, कांच से बनी वस्तुएं। लकड़ी से बनी वस्तुएं, धातुओं से बनी वस्तुएं, प्लास्टिक से बनी वस्तुएं, रबड़ से बनी वस्तुएं, कपड़े व कागज से बनी वस्तुएं। यह सभी वस्तुएं एक या एक से अधिक पदार्थों से बनी होती हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं प्रकृति से प्राप्त होती हैं। लकड़ी, कोयला, मिट्टी का तेल, लोहा, मिट्टी, पानी तथा पेट्रोलियम आदि प्राकृतिक पदार्थ वस्तुएं हैं। इनके अतिरिक्त प्लास्टिक, सीमेंट, कागज तथा शीशा आदि मनुष्य द्वारा बनाए हुए हैं। पदार्थों का परिगणन। प्राकृतिक पदार्थ नेचुरल मैटर। प्रकृति द्वारा प्राप्त पदार्थों के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें अधिक सोचने की आवश्यकता नहीं है। हम जानते हैं कि पानी, कोयला, पहाड़, लकड़ी, सोना, ग्रेफाइट तथा पेट्रोलियम आदि पदार्थ हमें प्रकृति से प्राप्त हुए हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जो वस्तुएं हमें पृथ्वी पर या पृथ्वी के अंदर से प्राप्त होती हैं वह वस्तुएं प्राकृतिक पदार्थ कहलाती हैं। मानव निर्मित पदार्थ मान मेड बेहतर। कागज, प्लास्टिक, कांच। कृत्रिम धागे तथा पेंट आदि मनुष्य ने बनाए हैं। इनके अतिरिक्त स्टील तथा सरपाइका आदि पदार्थों का आविष्कार करके मानव ने जीवन को अधिक सुविधाजनक बना दिया है। एक वस्तु को बनाने के लिए हम विभिन्न पदार्थों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यदि हम एक गिलास बनाना चाहते हैं तो वह
कांच, स्टील, पीतल, चांदी या प्लास्टिक का हो सकता है। इस प्रकार विभिन्न वस्तुओं का निर्माण विभिन्न प्रकार के पदार्थों से कर सकते हैं। इसके लिए निम्न तालिका को देखिए। पदार्थ: लोहा, कागज, प्लास्टिक, लकड़ी। पदार्थ से बनी वस्तुएं: साइकिल, मोटरसाइकिल, बस, कार, मशीन, कूलर, पंखा तथा रेल आदि। पुस्तकें, समाचार पत्र, कॉपी व खिलौने आदि। पेन, मोबाइल, टब, बाल्टी, टीवी आदि। मेज, कुर्सी, सोफा, दरवाजा, हॉल आदि। पदार्थों के गुण: विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण अलग अलग होते हैं। जैसे कुछ पदार्थ पहनने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। कुछ पदार्थ को मकान बनाने के तो कुछ पदार्थ को खाना बनाने के काम में लिया जाता है। माना हमारे पास एक कपड़ा है, उसे सिलवाकर हम पहन तो सकते हैं, लेकिन क्या हम उसे तवा बनाकर गैस पर रख सकते हैं? नहीं, क्योंकि कपड़ा ज्वलनशील है और वह आग पर जल जाएगा। इसी प्रकार प्लास्टिक को बैग तथा खाने पीने के बर्तन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसे भी आग पर रख सकते हैं। आग पर रखने के लिए तांबा, लोहा तथा पीतल जैसे बर्तनों का प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए हम विभिन्न पदार्थों को उनके बनावट के अनुसार उन्हें किस प्रकार में लाना चाहिए, यह सब जानना जरूरी है। पदार्थ को निम्नलिखित गुणों के आधार पर प्रयोग में लाना चाहिए। चमक, विस्तार: प्रत्येक पदार्थ देखने में एक दूसरे से भिन्न लगता है। यदि हम सोना, लोहा, चांदी, लकड़ी तथा कोयला लेते हैं और देखते हैं कि क्या यह सब एक ही रंग के हैं, हम देखते हैं कि यह सब देखने में अलग अलग रंग के दिखाई देते हैं। सोना, पीतल, चांदी, कोयला काले रंग का तथा लोहा पटमेला का दिखाई देता है। सोना एवं चांदी में यदि चमक है तो लकड़ी में चमक नहीं है। अब हम शीशा व लकड़ी लेते हैं, हम शीशे के आर पार देख सकते हैं, लेकिन लकड़ी के आर पार नहीं देख सकते। पदार्थों को हम दो रूपों में ले सकते हैं, एक तो वह जो चमक रखते हैं तथा दूसरे जो प्रयोग में नहीं आते हैं। ऐसे ही रहते हैं जिन पर धूल, मिट्टी या जंग लग जाती है, इनके कारण इनकी चमक दिखाई नहीं देती है और यह धूमिल हो जाते हैं। इनमें पीतल, तांबा तथा लोहा आदि सम्मिलित है। पीतल तथा तांबे पर धूल मिट्टी के कारण इनकी चमक कम हो जाती है तथा लोहे पर भी जंग लगने के कारण उसकी चमक नष्ट हो जाती है। यदि इनके पृष्ठों को काटा जाए तो उनकी चमक फिर से स्पष्ट दिखाई देने लगती है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी चमक बराबर बनी रहती है तथा कुछ रत्न, मोती आदि पदार्थों में चमक बनी रहती है। पारा एक ऐसा पदार्थ है जिनकी
कि कभी नष्ट नहीं होती है, इसलिए इसका प्रयोग थर्मामीटर तथा बैरोमीटर आदि को बनाने में किया जाता है। कठोरता, हार्डनेस, पदार्थों का दूसरा विशिष्ट गुण उसकी कठोरता। अधिकांश पदार्थ जैसे लोहा श्रेणी में रखे जाते लोहा, तांबा तथा चांदी यदि कठोर पदार्थों के अंतर्गत आते हैं। इसके विपरीत रबड़, मोम तथा खड़िया आदि कोमल पदार्थों की श्रेणी में रखे जाते हैं। आप एक लोहे की जड़ को लीजिए, क्या आप इसे आसानी से तोड़ पाते हैं? नहीं, क्योंकि यह कठोर है। अब आप मोमबत्ती या खड़िया को तोड़ने का प्रयास कीजिए। देखा, आपने इसे तोड़ दिया। इससे आप किस परिणाम पर पहुंचे? इन दोनों प्रयोगों से आपने यही निर्णय लिया होगा कि कुछ पदार्थ कठोर होते हैं तो कुछ पदार्थ कोमल होते हैं। अब आप रबड़ लीजिए और रबड़ पर आलपिन में खरोंचिए। उस पर आसानी से गहरी खरोंच पड़ गई। इसके विपरीत लोहे तथा पीतल पर हल्की खरोंच पड़ती है। इससे हम यह निर्णय निकालते हैं कि पीतल, लोहा, तांबा तथा स्टील आदि अधिक कठोर पदार्थ हैं, जबकि ग्रेफाइट, सोडियम और मोम आदि मुलायम पदार्थ है। हीरे से हम कांच को भी काट सकते हैं। हीरा, पारा, रबड़ पदार्थों की जल में विलयशीलता स्लोबिलिटी ऑफ मैटर्स इन वाटर। जब हम चाय या शरबत बनाते हैं तो उसमें डाली हुई चीनी कहाँ चली जाती है? आम बोलचाल की भाषा में इसे कहते हैं कि चीनी पानी में घुल गई। घुलने की इस क्रिया को वैज्ञानिक भाषा में घुलनशीलता या विलयशीलता कहते हैं। विशेष जानकारी, 2 बीकर लीजिए, उनमें लगभग 2/3 पानी भरिए। एक बीकर में थोड़ी सी चीनी डालिए तथा उससे बीकर में लकड़ी का बुरादा दोनों बीकरों को बारी बारी से चम्मच से हिलाइए। आपने क्या देखा? जिस बीकर में चीनी डाली थी उसमें चीनी नहीं है। इसका तात्पर्य है कि चीनी जल में घुल गई है और हमें दिखाई नहीं दे रही है। इसको हम यह भी कह सकते हैं कि चीनी जल में विलय है। दूसरे बीकर बुरादा ज्यों का ज्यों त्यों है। इसका अर्थ है कि बुरादा जल में अविलय है। जल में बुरादे का नाम घुलना ही अविलयशीलता कहलाता है। ठोस पदार्थों की भांति कुछ तरल पदार्थ भी जल में विलय हो जाते हैं, जैसे सिरका, नींबू का रस, अल्कोहल आदि जल में विलय हैं। लेकिन केरोसिन तथा सरसों का तेल आदि जल में विलय नहीं है।
यह जल में डालने पर उसमें तैरते रहेंगे, इसलिए हम कह सकते हैं कि तैलीय पदार्थ जल में अम्लीय है। ठोस तथा तरल पदार्थों के समान कुछ गैसों भी जल में घुलनशील है। ऑक्सीजन पुस्तक 02 अम्लीय तथा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जल में घुलनशील है। जल में रहने वाले जीव एवं पौधे जल में घुली ऑक्सीजन को सांस द्वारा ग्रहण करते हैं। आगे दी गई सारणी में हम जल में घुलनशील, अघुलनशील तथा तैरने वाले कुछ पदार्थों का अवलोकन करते हैं। घुलनशील, अघुलनशील, तैरने वाले। घुलनशील है चीनी, अघुलनशील है रेत, तैरने वाला तेल। तीसरा पारदर्शिता ट्रांसपेरेंस, जब आप किसी पदार्थ के एक ओर खड़े होकर उसकी दूसरी ओर देखने का प्रयास करते हैं और दूसरी ओर वह स्पष्ट रूप से दिखाई दे तो इसे पारदर्शिता कहते हैं। क्या हर पदार्थ आर पार आप देख सकते हैं? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। आप अपने स्कूल की दीवारें के पीछे नहीं देख सकते हैं। यदि घर के दरवाजे लकड़ी के बने हैं तो उनके पीछे भी आप देख नहीं सकते हैं। कुछ विशिष्ट पदार्थ जैसे शीशे के आर पार देख सकते हैं। एक्वेरियम, बिसलरी की बोतल जो प्लास्टिक की बनी होती है, उसमें पानी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। रसोई घर में आपके माताजी प्लास्टिक के डिब्बों में अचार तथा दालें आदि रखते हैं, जिसमें वह भी आसानी आवश्यक वस्तु को देख सके। इससे ज्ञात होता है कि इस प्रकार की वस्तु जिसके आर पार देख सकते हैं उसे पारदर्शी तथा जिसके आर पार नहीं देख सकते उसे अपारदर्शी कहते हैं। वस्तुओं का जल में तैरना या डूबना। फ्लोटिंग और सिंकिंग ऑफ थिंग इन वाटर। आपने बहते हुए पानी में कुछ वस्तुओं को तैरते हुए देखा होगा। आप इस प्रकार प्रयोग को अपने घर पर भी करके देख सकते हैं। विशेष जानकारी। आप पानी से आधा भरा बीकर लीजिए, उसमें एक लकड़ी का टुकड़ा, एक अंडा और एक सिक्का डालिए। आपने देखा लकड़ी का टुकड़ा पानी के ऊपर तैर रहा है। अंडा आधा डूबा हुआ तथा जिसका सिक्का पूरा डूबा हुआ है। इसी प्रकार आप ऊन, कपड़ा, रुई, लकड़ी, कोयला, पीतल, तांबा तथा मोम आदि का परीक्षण कर सकते हैं। इससे आपको पता चलता है कि कुछ वस्तुएं जल में तैर सकती हैं तथा कुछ वस्तुएं डूब जाती हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि अघुलनशील ठोस वस्तुएं या तो जल की सतह पर तैरती हैं या जल में डूब जाती हैं। सूखी हुई पत्तियां जल की सतह पर तैरती रहती हैं, जबकि कच्चे फल जल में डूब जाते हैं। नारियल का तेल, मिट्टी का तेल तथा
मोम जल पर तैरते हैं, जबकि पदार्थ कांच तथा कील जल में डूब जाते हैं। लकड़ी तथा बर्फ पर तैरते हैं, किंतु इनका कुछ भाग जल में डूबा हुआ रहता है। यह सब इसलिए होता है क्योंकि जल से हल्की वस्तुएं तैरती हैं, जबकि भारी वस्तुएं जल में डूब जाती हैं। अर्थात हम वस्तुओं को जल में तैरने तथा डूबने के आधार पर दो समूहों में विभाजित कर सकते हैं। क्रियाकलाप 3। दो परखलियों में आधे तल तक जल भरिए। एक परखली में 1 चम्मच नींबू का रस तथा दूसरी परखली में 1 चम्मच सरसों का तेल डालिए। इन्हें अच्छी तरह से हिलाइए तथा परखलियों को कुछ देर के लिए बिना हिलाए रखिए। सरसों के तेल की जल के ऊपर एक अलग परत दिखाई देती है, लेकिन नींबू का रस जल में पूर्णतः मिल जाता है। विसरण डिफ्यूजन। ध्रुवों के अणु गैसों की अपेक्षा अधिक घनिष्ठ होते हैं। इसी कारण ध्रुवों में विसरण की प्रक्रिया इतनी तीव्र नहीं होती है। उदाहरण स्याही की एक बूंद को जल से भरे ग्लास में डालने पर स्याही की बूंद को जल में घुलने में समय लगता है। गैसों में फैलने तथा अंतर मिश्रण की प्रकृति प्रवृत्ति पाई जाती है। इसी गुण को विसरण कहते हैं। गैस का विसरण अधिक तीव्रता से प्रयोग होता है, इसलिए अगरबत्ती की सुगंध बहुत जल्दी कमरे में फैल जाती है। ठोसों के अणु ध्रुव की अपेक्षा और अधिक घनिष्ठ होते हैं, इसलिए ठोसों में विसरण की क्रिया बहुत ही धीमी गति से होती है। उदाहरण, चाय की टिक्की को पानी से भरे ग्लास में डालने पर उसे घुलने में अधिक समय लगता है। सभी ठोस ध्रुवों का विसरण नहीं होता है। जिनका विसरण नहीं होता है उन्हें हम अभिसरित पदार्थ कहते हैं। पारभासी वस्तुएं। ऑप्टिक ऑब्जेक्ट। आप कागज या कपड़े का एक टुकड़ा लीजिए, फिर उस पर कुछ चिकने पदार्थ की बूंदें डाल लीजिए, फिर उसे एक मोमबत्ती के आगे ले जाकर देखिए। क्या आपको स्पष्ट दिखाई देता है? नहीं, कुछ धुंधला दिखाई देता है। इसी प्रकार शीशे पर भी थोड़ा सा चिकना पदार्थ डालिए, उसमें भी आपको धुंधलापन दिखाई देगा। इस धुंधलेपन को ही पारभासकता कहते हैं। उपयोग। सभी पदार्थों का अध्ययन करने पर आपने पाया कि अलग अलग पदार्थ अपनी एक विशिष्टता रखते हैं। आपने पढ़ा कि पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी यह 3 प्रकार के पदार्थ हैं, जिन्हें हम उनके गुणों तथा भिन्नताओं के आधार पर अलग अलग रख सकते हैं। विशेष जानकारी। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से वस्तुओं को उनके वास्तविक
आकार से 1000 गुना तक बढ़ा करके देख सकते हैं। ऊष्मा का संचरण, कंडक्शन ऑफ हार्ट, वह पदार्थ जिनमें ऊष्मा एक सिर से दूसरे सिरे तक संचरित हो सकती है, उन्हें ऊष्मा के सूचांक कहते हैं। जिनमें ऊष्मा का संचरण नहीं होता है, उन्हें ऊष्मा के कुचालक कहते हैं। एक लोहे की जड़ को लेकर उसके एक सिरे को गर्म करें तो उसका दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। अतः लोहा ऊष्मा का सूचांक। इसके विपरीत यदि हम एक लकड़ी को एक सिरे से गर्म करें तो बहुत देर बाद भी लकड़ी का दूसरा सिरा गर्म नहीं होता है, अर्थात लकड़ी में ऊष्मा संचरित नहीं होती है। इससे हमें पता चलता है कि लकड़ी ऊष्मा की सूचांक होती है। वस्तुओं का समूह, आपने पढ़ा कि पदार्थ अपने आकार, कठोरता, पारदर्शिता, घुलनशीलता, तैरना अथवा डूबना अलग अलग गुण रखते हैं। यदि लोहा भारी है तो कागज हल्का, सोना चांदी में चमक है तो लकड़ी में चमक नहीं है। पदार्थ को अपने इन गुणों के आधार पर अलग अलग समूह में बांटा गया है। जब आप बाजार जाते हैं तो दुकानों को ध्यान से देखिए, आपको कोई दुकान किताबों की दिखाई देगी जिस पर आप अलग अलग कक्षा और विभिन्न विषयों की किताबें मिलेंगी। कोई कपड़ों की दुकान तो कोई दवाइयों की दुकान, कोई मिठाई की दुकान तो कोई पंसारी की। क्या आपने मिठाई की दुकान पर जलेबी, लड्डू, पेड़ा, बालूशाही तथा इमरती एक ही थाल में रखी देखी है? नहीं ना, यह सब मिठाइयाँ अलग अलग थालों या शो कैसे में सजा देखी होगी। इसी प्रकार वस्तुओं को उनके गुणों तथा आकार के आधार मिठाई आधार पर रखने में एक प्रकार की वस्तुओं को आसानी से उठा कर उपयोग में लाया जा सकता है, जो सभी के लिए सरल एवं लाभकारी है। पाठ यहीं पे समाप्त होता है।